सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी आप। हाँ, हमें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। जी, हम तो आपके साथ रहे हैं, सरकार ले बॉडी, सरकार जो करना कर ले भाई पूरन कुमार का। की कर दूंगी जी सरकार, साडा उनकी कर साडा बंदा। हम तो आपके साथ हैं, मारे को तो हम तो आपके साथ रहे हैं। तो प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। असि तेरे नाल करना यार, थोड़ी है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। मीडिया ने बता दिया कि क्लियर कर दिया है, परिवार के सहमति है। जाके डीजीपी यूपी एक गम है, गुस्सा है उस पत्नी का जिसके पति का शव पिछले 8 दिनों से दाह संस्कार की बाट जोह रहा है। पत्नी भी कोई सामान्य महिला नहीं, वह उसी सूबे में वरिष्ठ आईएएस है, जहां सूबे के दूसरे नंबर के पद एडीजीपी पर तैनात उनके पति वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी की। नाम है अमनीत पी कुमार। उनके बगल में अपनी नाराजगी जाहिर करता उनका भाई रतन पंजाब के भटिंडा से विधायक है। खुद उसकी पत्नी आईपीएस है। परिजनों की बस एक ही मांग है, पूरन कुमार की खुदकुशी के आरोपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा और फिर उनकी गिरफ्तारी। इसके पीछे ठोस आधार है पूरन कुमार का 8 पेज का सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने अपनी खुदकुशी के लिए इन दोनों को ही प्रमुख तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। दक्षिण के तेलंगाना के रहने वाले पूरन कुमार ने उत्तर भारत की सेवा का संकल्प लिया था। सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने मैनेजमेंट की भी डिग्री ली थी। चाहते तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों के पैकेज पर होते, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं सेवा को तरजीह दी और सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। आईपीएस के तौर पर हरियाणा में तैनाती हुई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह देश की सर्वोच्च सेवा में शामिल होने की जगह उस आग की भट्टी में कदम रख रहे हैं, जहां दलितों को सिर्फ और सिर्फ अपमान, जहालत और हर तरह का उत्पीड़न मिलता है। वह देश में ऊंचे से ऊंचा दर्जा हासिल कर ले, लेकिन उसका स्थान गांव में रहने वाले एक अनपढ़ अशिक्षित दलित के बराबर ही रहेगा। मातहत अफसर भी सवर्ण हुआ तो उससे ऊंचे दर्जे का महसूस कर रहा होगा, और यह भेदभाव और उत्पीड़न केवल नजरों और व्यवहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार और उसके अफसरों के हर फैसले में दिखेगा। वही सब कुछ पूरन कुमार के साथ हुआ, जिसको उन्होंने अपने खुदकुशी नोट में हरफ दर हरफ दर्ज कर रखा है। उन्हें कभी भी किसी प्राइम पोस्ट पर तैनात नहीं किया गया। उनकी आखिरी पोस्टिंग भी रोहतक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की है। पुलिस महकमे में हमेशा हाशिए के पद ही उनके नसीब में रहे। ताजे उत्पीड़न की शुरुआत 2020 में अंबाला से हुई, जो घटना सूबे की पूरी नौकरशाही और राजनीतिक तबके में चर्चा का विषय रही। दरअसल वहां तैनाती के दौरान अफसर के तौर पर उन्होंने एक मंदिर के सुंदरीकरण का फैसला लिया था, और वह काम भी हुआ। लेकिन जब तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव को पता चला तो वह आग बबूला हो गए। भला एक दलित को किसी मंदिर से क्या लेना देना। लिहाजा जिस दिन उसका लोकार्पण होना था, उसको किसी दूसरी ड्यूटी पर भेज दिया गया। एक दलित के तौर पर यह उनका खुला अपमान था, जिसको पूरी नौकरशाही ने नोट किया। इतना ही नहीं, उस समय अनिल विज गृह मंत्री थे और वहीं से विधायक भी थे, इसलिए माना जाता है कि बगैर उनकी जानकारी और इच्छा के यह सब संभव नहीं हुआ होगा। भला भाजपा आरएसएस के सनातनी मंदिर में किसी दलित जैसे अछूत का क्या काम। हालांकि पूरन कुमार ने इसका प्रतिवाद भी किया, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। भेदभाव का स्तर यह था कि उन्हें उनके पद के मुताबिक सरकारी गाड़ी भी नहीं दी जाती थी। अपने नोट में बताया है कि एक बार प्रतिरोध के तौर पर उन्होंने अपनी गाड़ी शासन को लौटा दी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। यहां तक कि उन्होंने एससी कमीशन से भी लिखित तौर पर अपनी शिकायतें की और वहां से सरकार को नोटिस भी जारी हुई, लेकिन सरकार की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी के शासन के दिन
बढ़ने के साथ ही उत्पीड़न अपने परवान पर चढ़ गया। वैसे भी बीजेपी का मानना है कि देश और समाज सनातनी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही चलेंगे, लिहाजा वह समाज हो या कि नौकरशाही या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका, सबको उसी की व्यवस्था के तहत चलाया जाएगा और उसमें दलितों का स्थान चौथा और आखिरी है। उसी का नतीजा है कि देश की न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे शख्स पर चप्पल फेंका जाता है क्योंकि वो दलित पृष्ठभूमि से आते हैं और आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक तरह की सत्ता की मौन स्वीकृति और समाज और सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथियों का उसे खुला समर्थन हासिल होता है। आखिर में डीजीपी के इशारे पर तत्कालीन एसपी नरेंद्र बजारनिया ने रोहतक में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस महकमे का यह फैसला उनकी खुदकुशी के लिए ट्रिगर का काम किया। संजोग से उसी समय पत्नी अमनीत कुमार सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान की यात्रा पर थीं। लिहाजा घर में भी वह अकेले थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में स्थित अपने उसी निजी आवास पर उन्होंने इस जहालत की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। मैं इस समय जो है वाई पूरन कुमार की जो पत्नी है अमनीत कुमार, उनके रेजिडेंस पर हूँ। अब देखिए यहाँ 132 नंबर रेजिडेंस है और आज सुबह से ही ये पूरा जो है हलचल का केंद्र बना हुआ है। यहाँ शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और लिहाजा सारे प्रेस के लोग इकट्ठा थे। उसके बाद से गतिविधियां यहाँ बहुत तेज हो गई। लोग बाहर कैमरों के साथ जो रिपोर्टर से इंतजार कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार टाइमिंग बढ़ती गई। इस बीच खबर आई कि एसआईटी बना दी गई है। हरियाणा सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है जो सुसाइड हुआ है उसकी जांच के लिए। और उसके बाद जो है लगातार यहाँ अधिकारी आते रहे, एक के बाद दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं वो आए हैं। उन्होंने अपने नोट में, सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का नाम लिखा है वो अधिकारी भी बताया जा रहा है यहाँ देखे गए और उनसे मिलने आए उनकी पत्नी से। शाम जब अभी जो है करीब 8 बजने जा रहे हैं तो पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। क्या हुआ क्या नहीं ये देखने की बात होगी, लेकिन लग रहा है प्रशासन और परिवार के पक्ष में दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है और कोई किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। लिहाजा देखना होगा आगे किस तरह से चीजें बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ कुछ जो दलित नेता हैं, दलित संगठन हैं, वो बहुत ही उग्र हैं। वो खुल करके बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा और हम इस मामले को आगे ले जाएंगे। ये जो है और इनका लगातार यहाँ बने हुए हैं, तो देखना होगा कितना दबाव बन पाता है और किस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं, उस पर नजर रखनी होगी। घटना की सूचना मिलते ही 8 अक्टूबर को पत्नी अमनीत कुमार जापान से लौट आई। उन्होंने लिखित तौर पर शासन से पूरन कुमार के नोट में शामिल अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही यह शर्त भी रख दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की इजाजत वह नहीं देंगी। 8 दिन बीत गए हैं। कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर दोनों अफसरों के नाम नहीं दर्ज किए गए हैं। मैं भी जो है वाई पूरन कुमार के घर पर गया था जहां उन्होंने आत्महत्या की। अब मैं उस जगह पर आया हूं जहां एफआईआर दर्ज हुई है। मतलब सेक्टर 11 का ही आप देखिए पुलिस थाना लिखा हुआ है। ये अंदर जो है पुलिस थाना है और यहीं एफआईआर दर्ज हुई है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पूरन कुमार जी करीब 8 पेज का एक नोट, सुसाइड नोट छोड़ करके गए हैं और उन्होंने विस्तार से उसमें लिखा है कि उनको क्यों आत्महत्या करनी पड़ रही है। उन्होंने उसमें लिखा है खुद को जो प्रताड़ित करने वाले लोग थे और जिस तरह से उनकी प्रताड़ना शुरू हुई है उसका सिलसिलेवार जो है विवरण उसमें दिया है। 2020 से उसमें चिन्हित किया जाता है कि जब अम्बाला में इनकी पोस्टिंग थी तो वहाँ जो है मंदिर में एक मंदिर का अपग्रेडेशन होना था और उसमें इनके आदेश से हुआ था। पता चला ऊपर के अधिकारी बोले, डीजीपी उस समय के मनोज यादव, कि आप क्यों जो है इसका फैसला लिए, आपको क्या अधिकार है, क्या राइट है। और वहाँ से उनकी प्रताड़ना शुरू होती है। अपने तरह के एक डिस्क्रिमिनेशन जो दलितों के साथ इस देश के अंदर कहिए तो ब्राह्मणिज्म के नाम पे और मंदिर में ना प्रवेश देने देना,
छुआछूत तमाम स्तरों पे जो आम समाज में दिखता है वही ब्यूरोक्रेसी में सामने आया था। और उसके बाद जो उनकी प्रताड़ना शुरू हुई तो कई माध्यमों से कई तरीके से वो की जाने लगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनको कोई ऐसी पोस्टिंग नहीं दी गई जो प्रमुख पद हो, कोई हमेशा हाशिए पर रखा गया, किनारे रखा गया और हर तरीके से उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने लिखा है कि उनको जो गाड़ी मिलनी चाहिए जिस दर्जे की, वो गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई जा रही थी। उनका रेजिडेंस और जो तमाम जो दूसरे इस तरह की सुविधाएं और सहूलियतें हैं उससे भी उनको वंचित रखा जा रहा था। तो हर तरीके से उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था और इस पर लगातार वो जो है काम भी कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जब पानी जो है कहिए तो सिर के ऊपर चला गया और लगा कि उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और हर तरफ से सिर्फ प्रताड़ना मिल रही है और अपमानजनक जीवन जीना पड़ रहा है, तब उन्होंने बहुत ही मजबूरी में अपने को ख़त्म करने का फैसला लिया। जबकि अपने बैकग्राउंड के तौर पर देखिएगा बहुत ही ताकतवर थे, जैसा कि मैंने पहले बताया है। संजोग से उस समय उनके घर पर उनकी पत्नी नहीं थी, मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर गई थी और उनको वहीं सूचना मिली अपने पति के खुदकुशी की। लिहाजा वो तुरंत आई अगले दिन और उन्होंने खुद जो एक लेटर लिखा और कहा कि इसमें जो है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, हालांकि उसमें 8-10 नाम आ रहे हैं उनके, जो नोट उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, बड़े अधिकारियों के 8-10 अधिकारी हैं। उसमें 2 प्रमुख अधिकारी तौर पे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के डीजीपी हैं जो सत्यजीत कपूर हैं और दूसरा जो है रोहतक के जो एसपी हैं नरेंद्र बिजाड़िया, उनका नाम आ रहा है। तो 2 प्रमुख चेहरे हैं जो चिन्हित किए जा रहे हैं। तो लिहाजा अब ये एफआईआर यहाँ जो दर्ज हुई है ये किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखने की बात होगी। लेकिन पूरा समाज कहिए, व्यवस्था कहिए, तमाम जो है जो न्याय पसंद लोग हैं वो कहिए, सब लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वाई पूरन कुमार और उनकी पत्नी अमनीत कुमार के साथ न्याय होगा और जो भी दोषी हैं, जो भी इसके अपराधी हैं, उनको सजा मिलेगी। इस बीच एक बार प्रशासन ने जबरन और बगैर परिजनों की इजाजत के पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, जिसके तहत सेक्टर 16 स्थित जिला अस्पताल से शव को पीजीआई ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन समय रहते प्रशासन चेत गया और इस गैर कानूनी काम से उसे अपने कदम पीछे खींच लिए। इसमें मैं चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में हूं और उसके भी मोर्चरी डिपार्टमेंट जहां पोस्टमार्टम होता है। और आप देखते हैं यहाँ जो है लिखा हुआ है एडवांस्ड ऑटोप्सी सेंटर AAC। यही जो है IPS जिन्होंने सुसाइड की है वाई पूरन कुमार, उनकी बॉडी रखी गई है। सेक्टर 16 के जो है अस्पताल से यहाँ लाई गई है। हालांकि इसमें जो परिजन है उनकी कंसेंट नहीं ली गई है। परिजनों का कहना है कि बगैर उनकी कंसेंट के अस्पताल से पीजीआई जो है बॉडी लाई गई है और जो भी इसमें प्रशासन कर रहा है हमारे बगैर जो है कंसेंट के कर रहा है। इस बीच अभी यहाँ एक पुलिस अफसर जो पूरे मामले को देख रही हैं प्रशासन की तरफ से, उनका कहना था कि अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है और परिजनों के कंसेंट से ही पोस्टमार्टम की जाएगी। तो लिहाजा अपने तरीके से प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पोस्टमार्टम बगैर परिजनों के कंसेंट से नहीं होगी। लेकिन जो परिजनों का अपना दबाव है प्रशासन पर, जो उनकी मांगें हैं वो अभी वहीं की वहीं खड़ी हैं। हालांकि उसमें थोड़ी सी बढ़त आई है। जो रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र बिजाड़िया, उनको जो है उनकी जगह दूसरे एसपी को तैनात कर दिया गया है। अभी उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। लेकिन परिजनों की मांग है कि जो डीजीपी हैं सत्यजीत कपूर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए और एफआईआर में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। तो ये बातें अभी नहीं हो पाई हैं। और इस बीच परिजनों ने 31 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है जिसमें कि तमाम संगठनों और जो सहयोग कर रहे हैं इसमें उनका नाम शामिल है और उनके जरिए इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने की परिजन कोशिश कर रहे हैं। यह देखना होगा प्रशासन अभी किस रूप में परिजनों को संतुष्ट करता है और उनकी डिमांड्स को आगे बढ़ाता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पोस्टमार्टम न होने से कई चीजें प्रभावित हो सकती हैं, जिससे पूरे मामले की जांच और दिशा पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इस बीच हरियाणा और पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर दलितों में खासा रोष है। समाज और आम लोगों का न्याय की इस लड़ाई में बड़ा समर्थन हासिल है, जो उनके घर पर आने वाले लोगों की फहरिस्त से समझा जा सकता है। देश का न्यायप्रिय जनमानस अलग अलग तरीके से
उसके पक्ष में अपना समर्थन दे रहा है। दलितों के बड़े चेहरे उनके घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं और न्याय की उनकी इस लड़ाई में खुद के शामिल होने का भरोसा दिला रहे हैं। वह दलित नेता और सांसद चंद्रशेखर रावण हो या फिर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पूरे देश में ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके कमजोर वर्गों में आक्रोश है। सबका ध्यान परिवार की तरफ। आज ऐसी स्थिति है देश में, कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी सेफ। और आज जो घटना हुई, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यह था, कल पंचायत रखी गई परिवार द्वारा। परिवार ने 31 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, जस्टिस हैं और तमाम तरह के जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। 5 दिन हो गए। अगर इतना मजबूत परिवार, जिस परिवार में जिसकी जान गई है, वो क्लास 1 के अधिकारी थे, एडीजीपी लेवल के, जिनकी खुद की पत्नी जो है वो क्लास 1 के अधिकारी आईएएस है और तमाम तरह के उनके परिवार में जो रिलेटिव हैं, उनके एक भाई जो हैं, उनकी पत्नी के वो एमएलए हैं। जब इस तरह के परिवार को न्याय नहीं मिलने में जो इतनी देरी हो रही है, तो आम गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की हालात क्या है? भाई पूरन कुमार एक होनहार अफसर थे, अम्बेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। एफआईआर में एडीजीपी लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि एडीजीपी भाई पूरन कुमार को सुइसाइड करना पड़ा। इतना जबरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करे, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करता। ऐसे ऑफिसर को, जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ता था कि इसको एसएचओ क्यों नहीं लगा रहे, इसको डीएसपी क्यों नहीं लगा रहे, वो एक सोच थी। पूरन कुमार सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को परिजनों से मुलाकात की। बोलने दीजिए, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। इन सारे दबाव का नतीजा यह रहा कि पीएम मोदी को हरियाणा में होने वाली अपनी रैली को रद्द करना पड़ा है। इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। रोहतक के साइबर सेल में तैनात एक एएसआई संदीप कुमार ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के साथ ही 3 पेज का नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूरन कुमार और उनके परिवार को भ्रष्ट तथा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब,
मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो बुला उसका दम मुलाजिमा का बुला कर, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कर इन अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कर फाइल जिनका उन्होंने बेरा था इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्मी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे, इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारा मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रहे हैं, उससे न बुला के थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। कि हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका सारा बह मिल भाई, हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आएंगे जब भी लड़ाई लड़ाएंगे भाई। इस बीच ताजा अपडेट है कि IAS अमनीत कुमार ने अपने पति पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है और उनका PGI चंडीगढ़ में इस समय पोस्टमार्टम हो रहा है।